नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के 30 प्रश्नों के बारे में। ये सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां देख सकते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां पर भी जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है सोना सोना, धेनु धेनुए, छात्र छात्रगण और आटा आटे। तो एक शब्द यहाँ पर डी में है आटा आटे, इसका बहुवचन बनना पॉसिबल नहीं है, तो आटा का आटे यहाँ पर नहीं हो सकता, इसलिए चौथा नंबर वाला इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, चौथा नंबर का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, हमें यहाँ पर ये बताना है। पहला है अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्ण या अनुपम। तो इसको क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आगे आ सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गरिमा का विलोम शब्द है। इन चार में से गरिमा का विलोम कौन सा होगा। पहला है अंधकार, दूसरा है लघिमा, घृणा और नीचता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लघिमा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जो लड़की पिता के घर पर रहती है उसको हम क्या कहते हैं, सुहागिनी, सुवासिनी, सिक्ता या फिर गृहिणी। तो इनको कहा जाता है सुवासिनी, ये आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो खग जाने खग की भाषा, इससे आपको समझ में आ रहा है कि जैसे लोग हों वैसे लोगों की भाषा समझते हैं। बाचाल खग। अगला है, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। बोलने में सक्षम खग और बड़ा भाषाविद। तो जो अपने अपने संपर्क में होते हैं वो लोग उनकी भाषा को समझते हैं या उनका हाल समझते हैं, यही इनका कहना है कि खग जाने खग की भाषा, यानी कि जो खग होंगे वो खग की ही भाषा समझ पाएंगे, या फिर अपने संपर्क के लोग हैं तो उनका हाल वो समझ पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य के खाली स्थान में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। कष्ट में, सुख में, एकांत में या फिर तनाव में। तो ये प्रश्न आपने अक्सर देखा होगा, तो कहाँ पर होती है, एकांत में। तो ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, चौराहा में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्विगु समास, अव्ययभाव या फिर तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा समास होता है, आपका द्विगु समास होता है। अगर इसके हम समास विग्रह की बात करें तो क्या हो जाएगा, चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार, यानी कि जहां पर चार रास्ते मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, चौराहा। तो कभी भी आपको संख्यात्मक शब्द जैसे चार राह है, पंचभुज होता है, ये जो आगे शब्द लगे होते हैं, चार पांच, त्रिभुज होता है, ये जो आगे संख्यात्मक शब्द लगा होता है, कभी भी आपको ऐसा संख्यात्मक शब्द आगे मिले तो हमेशा उसमें क्या होगा, आपका द्विगु समास होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, 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 परिणीति। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिणति, ए वाला, ये इसका सही है। यहाँ पर परिणति का मतलब होता है आपका रिजल्ट। क्लियर है। जैसे आप कड़ी मेहनत करेंगे तो कड़ी मेहनत करने के बाद आपको उसका परिणाम क्या मिलेगा, कि जॉब मिल जाएगी, तो वो क्या है, आपकी परिणति है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, अवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स ब्लैंक इंग्लिश। तो इस खाली स्थान को हमें भरना है कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब क्या होता है, के पार। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रिज क्या होता है, नदी के इस पार से उस पार तक होता है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, अक्रॉस द रिवर, यानी कि इस पार से उस पार तक। अगर हम बात करें बिसाइड्स की, तो बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है, के अलावा। क्लियर है। अगला है यहाँ पर बिसाइड, सिर्फ इसमें एस का डिफरेंस है, तो बिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, के बगल में। दोनों का अंतर अलग अलग है, इनको आप ध्यान रखेंगे। बोथ का मतलब आप जानते हैं, बोथ का मतलब होता है दोनों। अब यहाँ पर हम बात करें कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अवर सर टीच मैथमेटिक्स ब्लैंक इंग्लिश। तो यहाँ पर एक्रॉस नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की पार इंग्लिश आपको नहीं पढ़ाएगा। दूसरा है बिसाइड्स, के अलावा, ये बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। अगला है के बगल में, तो मैथमेटिक्स के बगल में इंग्लिश, ये तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पर। अगला ऑप्शन है यहाँ पर बोथ। तो बोथ जब भी आपको लगा मिले, इसके साथ एक शब्द और आता है एंड, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर का, बिसाइड्स इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आई सो ब्लैंक ओल्ड मैन यस्टरडे। तो यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है, आर्टिकल का फिल करना है, ए एन द। तो यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा हुआ है ओल्ड, इसको हिंदी में हम कैसा लिखते हैं, ओल्ड। क्लियर है।
तो ओल्ड का जो पहला शब्द है, अगर इसका उच्चारण की शुरुआत आपकी स्वर से हो हिंदी में, इसका आप ध्यान रखेंगे, तो हमेशा क्या आता है, आपका एन आता है। क्लियर है। और यहाँ पर अगर व्यंजन होता तो हमारा ए आ जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये आप सबने लगभग पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक शब्द में आपको आंसर करना है अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, मतलब जो सभी को पसंद करता है, सभी को लाइक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। पहला शब्द है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो सभी जगह जाना जाता हो या फिर सर्वत्र जिसकी पहचान हो, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। अगला है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है कि स्वयं के भाई या बहन की हत्या करना। क्लियर है। स्वयं के भाई या बहन की हत्या करना क्या कहलाता है, आपका फ्रेट्रिसाइड। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है, एक परोपकारी टाइप का व्यक्ति जो सभी का उपकार चाहता है या सभी का भला चाहता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर अरिस्टोक्रेट। इसका मतलब क्या होता है, एक कुलीन वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग के लोग का मतलब होता है कि जो समाज में एक उच्च स्तर के लोग होते हैं, जिनका समाज में अच्छा ओहदा होता है, ये जो कोई उपाधि प्राप्त लोग होते हैं, उनको बोलते हैं हम अरिस्टोक्रेट। क्लियर है। अरिस्टोक्रेट नाम की आपने कंपनी भी सुनी होगी। इसके अक्सर कर बैग आते हैं, तो बैग पर आपने लिखा देखा होगा अरिस्टोक्रेट, तो उसका मतलब क्या होता है, एक कुलीन वर्ग के लोग। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि जो सभी का भला चाहता है या सभी को पसंद करता है, वो क्या कहलाता है, परोपकारी या फिर एल्ट्रुइस्टिक। सी नंबर का आंसर हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से एडवर्सिटी एक शब्द है, तो एडवर्सिटी को हम कैसे लिखते हैं, ADVERSITY। एस यूज होता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें से एस कहाँ पर लिखा है, ADVERSITY, ये वाला सी वाला। अब यहाँ पर आप एडवर्सिटी का मतलब भी याद रखेंगे। इसका मतलब होता है मुसीबतें या फिर समस्याएं। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आई सो अ ब्लैंक ऑफ काउस इन द फील्ड। तो गायों का आपने फील्ड में क्या देखा है, ये बताना। यहाँ पर हर्ड, स्वार्म, ग्रुप, फ्लॉक। तो हर्ड का मतलब होता है आपका झुंड, और ये किसके लिए यूज करते हैं, जैसे गाय वगैरह हैं, इनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये आंसर यहाँ पर सही होगा। स्वार्म की बात करें तो ये भी आपका एक झुंड होता है, लेकिन किसका होता है, विशेषकर ये मधुमक्खियों के लिए यूज किया जाता है। इसका आप ध्यान रखें। क्लियर है। मधुमक्खी या फिर कीड़े मकोड़े, उनके झुंड को बोलते हैं स्वार्म। अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप नॉर्मली लोगों का या वस्तुओं का होता है। क्लियर है। लोगों का ग्रुप होता है या फिर वस्तुओं का होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है फ्लॉक। तो फ्लॉक किसको बोलते हैं, ये भेड़ों के झुंड को बोलते हैं, या फिर जो ये पक्षी होते हैं, पक्षियों के झुंड को। तो इनको आप याद रखेंगे। सबका अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग जगह इनका उपयोग होता है, तो आगे चल के ये भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही है, हमें ये बताना है। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिंग विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, और लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। तो अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। स्थायी बंदोबस्त क्या था, तो बंगाल के जो जमींदार लोग थे उनसे कर वसूलने की प्रथा थी आपकी स्थायी बंदोबस्त। ये कब शुरू की गई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। 22 मार्च 1793 को बंगाल में इसको लागू किया गया था। अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, तो इनके सामने विलय नीति लिखा है, तो इन्होंने विलय नीति की शुरुआत नहीं की थी। विलय नीति की शुरुआत किसने की थी, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत की थी विलय नीति की लॉर्ड डलहौजी ने। इसका नाम आपको एक और पता होगा, जिसको हम हड़प नीति बोलते हैं। इसी को बोला जाता है विलय नीति को हड़प नीति। अब ये कैसी हड़प नीति थी, तो जो पहले के राजा महाराजा होते थे, तो उनमें ये नियम इन्होंने बनाया था कि किसी राज्य के अगर शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि उसका रियल पुत्र अगर नहीं है, तो उस शासन को अंग्रेजी शासन में मिला दिया जाएगा। उसमें किसी और को आप उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। इस प्रकार की नीति को क्या बोला गया था, हड़प नीति। अगला है यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा का अंत यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सती प्रथा के अंत की शुरुआत किसने की थी, इसका आंसर सही आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है। इनका नाम याद रखेंगे आप, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 4 दिसंबर 1829 में। क्लियर है। आपने इनके साथ साथ एक नाम और सुना होगा, राजा राम मोहन राय। तो इनको भी यहाँ पर सती प्रथा के अंत में इनका श्रेय रहता है और इनको भी इसका श्रेय जाता है। अगला है यहाँ पर सहायक संधि प्रणाली। लॉर्ड डलहौजी ने ये शुरू नहीं की थी, इसका आप याद रखेंगे। ये किसने की थी, सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड वेलेजली ने। क्लियर है।
इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने, तो इनको आप याद रखेंगे। ये भी आपसे आगे चल के पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने मिले होंगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा जाता है? तो इनमें से किस नदी को कहते हैं भगवान शनि की बहन? नर्मदा, ताप्ती, माही या क्षिप्रा? तो जो आपके पुराण हैं, पुराणों में ताप्ती को भगवान शनि की बहन कहा गया है, तो इसका आंसर बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में वन्यजीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। इसका आंसर कौन सा होगा? बी वाला। ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक एक सप्ताह आपका चलता है भारत में वन्यजीव सप्ताह के नाम से। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी कूट भाषा में PALE को 2 1 3 4 लिखा जाता है, अर्थ को 4 1 5 9 0 लिखा जाता है, तो PEARL को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर पहले तो हम बात करें PALE, इसको क्या लिखते हैं? ये 2 1 3 4। अगला शब्द है अर्थ, EARTH, इसको क्या लिखा है? 4 1 5 9 0। तो यहाँ पर बताना हमें PEARL, इसका मतलब क्या होगा? तो पहले हमें यहाँ जो पूछा जाता है आप इसको देख लेंगे कि यहाँ पर जो लेटर इसमें दिए गए हैं, क्या ये इन दोनों में लेटर हैं या नहीं है? तो P भी इसमें है और E भी है, A है, R है और L है। तो यानी कि जो ये कोड है P का, ये आपका इन्हीं दोनों से उठाया गया है। पहले में P का कोड क्या है? 2 है, तो यहाँ पर भी P का कोड क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ऑप्शन की शुरुआत भी कहाँ से है? 2 से है। अगला है E का कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे क्या है? 4 है। अगला है A का कोड क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा। R का कोड क्या होगा? R का अर्थ में लिखा हुआ है 3rd नंबर पर, 3rd नंबर पर क्या है? 5, और लास्ट में L, तो L का कहाँ पर है? PALE में 3rd पर है 3। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 कौन सा है? बी वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे जब भी पूछे जाएं तो आप यहाँ देख लेंगे कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो उसमें लेटर यहाँ पर दिए गए हैं, क्या वो ऊपर दिए गए प्रश्न में लेटर हैं या नहीं है, और उसी से मिलते जुलते हैं या नहीं है, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपको ये चिन्ह दिए गए हैं, इनको फिल करना है कि क्या इसमें फिट आना चाहिए। 6 ब्लैंक है, 4 है, 9 है और 15 है। तो इनमें से कौन सा जुड़ा आप सीधा भर सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें पहले की, तो इनटू हो जाएगा यहाँ पर, बराबर यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे 4 कितना होगा? 24 बराबर 9 माइनस 15। ये यहाँ पर आपका माइनस में आ जाएगा कितना? -6। तो ये यहाँ पर बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार से आप इनको चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर 6 4 9 15। इसको अगर हम इसमें फिल करेंगे तो क्या होगा? इंटू 4 माइनस और बराबर। क्लियर है? तो 6 गुणे 4 कितना होगा? 24 माइनस 9 बराबर 15। 24 माइनस 9 कितना होता है? 15 बराबर 15। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 11 से भाज्य संख्या है, तो 11 से भाज्य संख्या में बतानी है। तो पहले हमें तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए 11 का भाज्यता नियम, तो जैसे अगर हम बात करें 1 3 3 1 की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये सम स्थान पर अंक हैं इनको जोड़ते हैं, और इसमें से माइनस क्या करते, जो ये विषम स्थानों वाले अंक हैं 3 और 1 को। तो अगर ये 0 या 11 मिलता है आपको, तो हमेशा क्या हो जाएगा? वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा है। पहले की अगर हम बात करें तो पहले में चेक कर सकते हैं आप, 1 7 9 2 1 2 है। तो इसमें से विषम स्थान वाले अंक कौन से हैं? 1 2 3। क्लियर है? एक छोड़ एक आप इनको देख सकते हैं। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे 7 + 2 + 2, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे? बाकी अंक जो ये बचे हैं, 1 + 9 + 1। तो ये कितना आ जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा, माइनस 9 और 2 11। तो 11 - 11 0 आएगा। तो अगर ये 0 आ गया तो आंसर आपका सही है, यानी कि पहला वाला इसका आंसर सही होगा। क्लियर है? डिविजिबिलिटी रूल पर मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर कर कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जो भी आपसे बोला जाए आप वही लिख दें। जैसे आपसे बोला गया है 26 का क्रय मूल्य, क्लियर है? 26 का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 25 के विक्रय मूल्य के। बिल्कुल आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब 26 को यहाँ पर ले आएंगे आप, विक्रय मूल्य को यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें? क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 25 बटे 26। इसका मतलब क्या होता है कि क्रय मूल्य 25 है तो विक्रय मूल्य हमारा 26 है। तो अगर आपने 25 में खरीदा है और 26 में बेचा है तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? यहाँ पर 1 का।
एक का लाभ किस पर होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, जितने पर आप खरीदते हैं। तो एक का लाभ यहाँ पर आपको 25 पर हुआ है, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इनटू 100। तो कितने परसेंट आ जाएगा ये? 4%। तो इसका आंसर क्या होगा? ए वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशक्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? आपका वंशक्रम एवं वातावरण का। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सह शैक्षणिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका तो लगभग आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। तो देखिए, जब आप बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में किसी को शिक्षा देते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका जो वातावरण होता है, जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में उनको सीखने में सहायता मिलती है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो ये वाला इसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इनमें से कौन था? विलियम जेम्स। क्लियर है? अब इनके बारे में कुछ बातें और आप याद रखेंगे। इनको क्या कहते हैं? इनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को। क्लियर है? इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, उसको भी आप याद रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये बुक आप याद रखेंगे, ये भी आपसे आगे पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी। क्लियर है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इनकी प्रसिद्ध बुक है और इनको मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो इन बातों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भाषा विकास का सिद्धांत दिया है कोहलर ने, फ्रॉयड ने, चॉम्स्की ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो ये किसने दिया था? चॉम्स्की ने। ये लगभग आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा। भाषा विकास के सिद्धांत का जनक किसको कहते हैं? चॉम्स्की को। इनको भी आप याद रखेंगे, इनके जनक भी आपसे आगे चल के पूछ सकते हैं और उस टाइप से क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं। अब इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत में क्या सिद्धांत कहा था? इनका मानना था कि जो बालक में भाषा सीखने की क्षमता होती है वो उसके जन्म से होती है या जन्मजात होती है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि लब्धि को कहते हैं मंदबुद्धि बालक, मूर्ख बालक, जड़ बालक या फिर पिछड़े बालक? तो बुद्धि लब्धि का मतलब पहले तो क्या होता है आप ये समझें। बुद्धि लब्धि क्या होती है? किसी भी बालक में अगर आप बुद्धि की मात्रा को मापना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। क्लियर है? बुद्धि लब्धि के जनक किसे कहा जाता है? ये भी आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। बुद्धि लब्धि के जनक किसको कहते हैं? टर्मन को। टर्मन। क्लियर है? इनका नाम आपको याद रखना है। तो बुद्धि लब्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? जड़ बालक। तो सी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो अभिप्रेरणा का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर की इच्छा होती है जो उसको आगे के काम कराने के लिए मजबूर करती है या फिर प्रेरित करती है, यानी कि आपकी खुद के अंदर की इच्छा शक्ति को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। क्लियर है? अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता, जन्मजात, भौतिक संरचना या फिर वातावरण? तो यहाँ पर इसका आंसर आप सभी को अंदाजा लग गया होगा, वातावरण। क्लियर है? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, वातावरण। वातावरण बोलते इसको। क्लियर है? वातावरण लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वातावरण का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम या फिर तत्परता का नियम? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कहते हैं प्रभाव के नियम को। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहा जाता है? प्रभाव के नियम को। अब ये इनका कैसा क्या नियम था? इनका ये मानना था कि जिन काम को करने में व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है वह उसे बार बार करता है, यानी कि उस काम को करने में उसे संतोष मिला या फिर उसका पॉजिटिव प्रभाव हुआ तो वो उसको बार बार करेगा, और जिसको करने में उसे संतोष प्राप्त नहीं होगा वो उस काम को नहीं करना चाहता, यानी कि उसके प्रभाव के नियम के आधार पर संतोष और असंतोष वो डिसाइड करते थे। और यहाँ पर इन्होंने प्रभाव का नियम यहाँ पर संतोष असंतोष के नियम से जाना जाता है या फिर उसको कहा जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे?
जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, जिनका उत्तर शायद ही है कोई छात्र दे सके, या जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। तो देखिए, ऐसा प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है कि जिसका सभी लोग उत्तर दे सकें, क्लियर है। और जिसका कोई भी उत्तर ना दे सके, इसका भी मतलब नहीं है जिसका उत्तर शायद ही है कोई दे सके, ये भी यहाँ पर गलत है। हम यहाँ पर ऐसे प्रश्न करेंगे जिनसे छात्रों को कुछ सोचना पड़े, और अगर वो कुछ सोचेंगे तो उनका मानसिक विकास भी होगा और वहाँ पर उनको सोचने की शक्ति जो होती है उसमें भी वृद्धि होती है। तो बी वाला यहाँ पर आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि को, व्यावसायिक शिक्षा को, शिक्षा की खेल विधि को, या फिर बेसिक शिक्षा को? तो यहाँ से किसका जन्म हुआ था? परियोजना या फिर प्रोजेक्ट विधि का। क्लियर है, परियोजना भी बोलते हैं और यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट विधि भी बोलते हैं। इन दोनों को आप याद रखेंगे, परियोजना और प्रोजेक्ट विधि। तो इसका आंसर क्या है? पहला वाला। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और याद रखेंगे। प्रोजेक्ट विधि का जनक किसको कहते हैं? तो इनके जनक के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इनके जनक कौन है? विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब ये प्रोजेक्ट विधि कैसी विधि होती है? इसमें बच्चे प्रैक्टिकल के द्वारा समस्याओं को हल करते हैं। यानी कि जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा कि आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। जैसे बायो की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली आप वो रिएक्शन करते हैं, वहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं वो आप प्रैक्टिकली समझ पाते हैं, उससे आपको प्रत्यक्ष नॉलेज होता है। यहाँ पर शिक्षक सिर्फ आपको एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है, सिर्फ आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कौन करेगा उसे? अभ्यर्थी करते हैं, जो छात्र होते हैं। क्लियर है। तो ये थे आपके 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के। तो उम्मीद करते हैं कुछ नया आपको यहाँ पर सीखने मिला होगा। तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको वीडियो के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपके एजुकेशनल वीडियो आएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।